नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके लिए है। हम जो इतना सारा कचरा पैदा करते हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका हल शायद हमारे सोचने के तरीके को बदलने में ही छिपा है। हाँ, तो सवाल यही है, ये जो हर साल कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी ले कौन? क्या ये हमारी है जो चीजें खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, या फिर उन कंपनियों की जो ये सब सामान बनाती हैं? इस एक सवाल का जवाब हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम असल में है कितनी बड़ी। दुनिया भर में हर साल 2.01 अरब टन कचरा पैदा होता है। सोचिए जरा, ये एक इतना बड़ा आंकड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी विशाल और कितनी गंभीर हो चुकी है। तो अब आते हैं एक ऐसे आइडिया पर जो शायद सब कुछ बदल दे। क्या हो अगर जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं वही उनके इस्तेमाल के बाद क्या होगा इसके लिए भी जिम्मेदार हो। मतलब प्रोडक्ट की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी बनाने वाले की हो। ये एक ऐसा आइडिया है जो कचरा मैनेजमेंट की पूरी तस्वीर पलट सकता है। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा है। पुराने तरीके में, जिसे हम कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, सिंपल था। हमने सामान खरीदा, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, और उसे ठिकाने लगाने का खर्चा वो हम सब टैक्स पेयर्स की जेब से जाता था। लेकिन ये जो नया आइडिया है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये गेम ही बदल देता है। अब जो चीज बनाएगा वही उसके अंजाम का भी जिम्मेदार होगा, वही उसके कलेक्शन और रिसाइकलिंग का खर्चा उठाएगा। और इसी नए आइडिया का एक नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ईपीआर। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बनाने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक खत्म नहीं होती, बल्कि उसके इस्तेमाल के बाद तक चलती है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल तक। ठीक है, सुनने में तो ये सब बढ़िया लगता है ना? पर सवाल ये है कि असल में ये काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं कि ये पॉलिसी कागज से निकलकर असल जिंदगी में कैसे काम करती है। तो चलिए एक प्रोडक्ट की पूरी जिंदगी को देखते हैं ईपीआर सिस्टम के अंदर। सब कुछ शुरू होता है डिजाइन से। पहला कदम है ऐसी चीजें बनाना जो टिकाऊ हों, जिन्हें ठीक करना, रिसाइकिल करना आसान हो। फिर आता है दूसरा स्टेप, जहां हम लोग उसे खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं। पर असली बदलाव आता है तीसरे स्टेप में। यहाँ प्रोड्यूसर, मतलब बनाने वाली कंपनी, खुद पैसे देकर या इंतजाम करके उस प्रोडक्ट को वापस लेती है। और आखिर में चौथा स्टेप, उस वापस लिए गए प्रोडक्ट को या तो दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या रिसाइकिल किया जाता है। मतलब उसका सही तरीके से निपटान होता है। अब देखिए, ईपीआर लागू करने का कोई एक ही तरीका नहीं है, इसके कई अलग अलग मॉडल्स हैं। एक है प्रोडक्ट टेक बैक। इसमें कंपनियां अपना पुराना सामान खुद वापस लेती हैं, जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां करती हैं। फिर है फी बेस्ड कलेक्शन। इसमें कंपनी किसी और को पैसे देती है कचरा मैनेज करने के लिए, जो अक्सर प्लास्टिक पैकेजिंग में होता है। और एक और है डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। ये तो हम सबने देखा होगा, बोतलों के साथ, जहां हम थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, जो बोतल वापस करने पर हमें मिल जाती है। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल जिंदगी में ये पॉलिसी कहाँ-कहाँ दिखती है। जरा अपने पुराने फोन के बारे में सोचिए। जब वो खराब हो जाता है तो उसका क्या होता है? ई कचरे के लिए जो ईपीआर नियम है, उनके तहत उस फोन को बनाने वाली कंपनी ही जिम्मेदार है कि वो उसे वापस ले और उसके अंदर जो खतरनाक चीजें हैं उन्हें सही तरीके से रिसाइकिल करे। तो अगली बार जब कोई पुराना फोन रिसाइकिल हो रहा हो तो याद रखिएगा, ये ईपीआर की वजह से ही हो रहा है। और प्लास्टिक की बोतलों का क्या? कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतलें? पैकेजिंग ईपीआर के तहत जो कंपनी वो ड्रिंक बना रही है उसे एक फीस देनी पड़ती है। ये फीस उन बोतलों को इकट्ठा करने और रिसाइकिल करने के खर्च में मदद करती है। तो यहाँ भी जिम्मेदारी बनाने वाले पर ही डाली जा रही है। तो अब तक हमने समझ लिया कि ईपीआर क्या है और कैसे काम करता है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आइडिया वाकई काम करता है? चलिए इसके फायदे और मुश्किलों दोनों को देखते हैं। ईपीआर का एक सबसे बड़ा फायदा वो है रिसाइकलिंग रेट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, जिन भी जगहों पर ईपीआर लागू हुआ है वहां रिसाइकलिंग की दरें आसमान छूने लगी हैं, कई बार तो डबल भी हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कचरे को जमीन में दबने से बचाने के लिए। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली है लागत। ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, वो अक्सर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर हम तक ही पहुंच जाता है। फिर छोटे और मझोले बिजनेस के लिए इन नियमों को मानना काफी मुश्किल हो सकता है, और इसे लागू करवाने के लिए सरकार को भी बहुत सख्ती दिखानी पड़ती है। और सोचिए, जब कोई प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकता है तब तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? बात बस इतनी सी है कि हमें अपने कचरे को देखने का नजरिया बदलना होगा। और यही ईपीआर की फिलॉसफी है, इसका मूल मंत्र। मकसद ये है कि कचरा एक बोझ न रहे, बल्कि एक रिसोर्स, एक संसाधन बन जाए। जब बनाने वाले को पता होगा कि उसे ही अपने प्रोडक्ट का आखिर तक ध्यान रखना है, तो वो खुद ही सोचेगा कि इसे फेंका क्यों जाए, इससे कुछ वैल्यू निकाली जाए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर कंपनियों को अपने बनाए कचरे के लिए पैसे देने पड़े, तो क्या वो आखिरकार ऐसी चीजें बनाना शुरू करेंगी जो सालों साल चलें, जो टूटे नहीं, जो खराब ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कचरा मैनेजमेंट को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी और हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है।